जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोडिंग जॉब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें तथ्यों की संख्या अधिक है, इसलिए हम लोग इसको दो भाग में करेंगे। पहला भाग है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। देखिए, इसमें तीनों तरह के प्रश्न है, ईजी भी है, मॉडरेट भी और हार्ड प्रश्न भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत के किस क्षेत्र पर मौर्य वंश का शासन नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों, यानी उत्तर पूर्वी भारत और तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र पर जो है इसका शासन नहीं था। ठीक है, और उत्तर पूर्वी भारत में भी नहीं था। इसके अलावा तमिलनाडु के क्षेत्र था, या वर्तमान में जब मैप देखेंगे तो केरल भी इसी में इंक्लूड है, वहाँ पर भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे मौर्य शासन की जानकारी मिलती है? और उसके बाद सही तथ्य को पहचान कर कूट का चयन करना है। देखिए, इंडिका से मिलती है, अर्थशास्त्र से मिलती है और विष्णु पुराण से मिलती है। ठीक है, महाभाष्य से शुंगों के शासन की जानकारी मिलती है, जिसके लेखक पतंजलि है। तो इसमें 1, 2, 4 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने कथन सुमेलित हैं? यहाँ राजदूत दिया गया और ये राजदूत किसके शासक थे इसको बताया गया है, और इसमें जो सुमेलित हैं उनकी संख्या बतानी है, कितने सुमेलित हैं। ठीक है, मेगास्थनीस सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये सही है। डायोनिसियस अंतियोकस का था, गलत है। और डाइमेगस टॉलमी फिलाडेल्फस का, ये भी गलत है। तो इसमें केवल एक सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मेगास्थनीस जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डायोनिसियस डाइमेकस जो था बिंदुसार के दरबार में आया था। और सीरियन नरेश आंतियोकस का जो है ये दूत था। डायोनिसियस जो है अशोक के दरबार में आया था, और ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का दूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, उसके बाद इसमें से कितने कथन सत्य हैं ये बताना है। ठीक है, राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थी और प्रत्येक में 5-5 सदस्य होते थे। बिल्कुल सही बात है ये। यह समितियां विदेशियों की रक्षा, सफाई, जन्म मृत्यु का लेखा इत्यादि कार्य करती थी। बिल्कुल सही है। इसके अलावा भी अन्य काम करती थी, जैसे कि बाट जो माप तौल का इकाई होता है उसका भी नियमन करती थी। केंद्रीय प्रशासन के 2 दर्जन से अधिक विभाग थे, ये भी सही है। यानी कि इसमें सत्य वाला कथन चुनना है कितना है, तो इसमें तीनों कथन सही, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य सेना के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, उसके बाद बताना है कि कौन सा कथन सही है इसमें। तो मौर्य सेना काफ़ी विशाल थी, बिल्कुल सही है ये। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता है उसका विशाल सेना। यूनानी लेखक प्लिनी के अनुसार इसके पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी थे। और एक अन्य स्रोत के अनुसार इसके पास जो है 8,000 अश्वचालित रथ थे। ठीक है, तो पहला सही है। मौर्यों के पास नौसेना नहीं थी, बिल्कुल गलत है, और नौसेना थी उसके पास। सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों का एक परिषद था, बिल्कुल सही है। 6 समितियां और 5 सदस्य होते थे सही में, ये सैनिकों के लिए भी। तो 30 सदस्यीय अधिकारियों की परिषद थी, बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें सही वाला चुनना था, यानी कि पहला सही है इसमें और तीसरा सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में कृषि के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कर। ठीक है, कृषि के संबंध में 3 कथन जो है दिए गए हैं, उसमें से बताना है कितने कथन गलत है, ये गलत वाला बताना है। पड़ती जमीन तोड़कर कृषि क्षेत्र को बढ़ाया गया, बिल्कुल सही बात है ये। खेतीहरों एवं मजदूरों, जिसमें शूद्रों की संख्या सर्वाधिक थी, की सहायता से पड़ती जमीन को तोड़कर कृषि क्षेत्र को बढ़ाया गया था। उपज का आधा हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था, ये गलत है। आधा हिस्सा नहीं, बल्कि 1/3 से लेकर 1/4 से लेकर 1/6वां भाग तक जो है वसूला जाता था। ठीक है, सिंचाई सुविधा मुफ्त देने से किसानों की आय में वृद्धि हुई, बिल्कुल गलत है। ये मुफ्त नहीं दी जाती थी, सिंचाई सुविधा जिनको दी जाती थी उनसे सिंचाई कर वसूला जाता था। तो इसमें गलत वाला पूछ रहा है, यानी कि कितने कथन गलत है। तो दूसरा और तीसरा 2 कथन गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में निम्नलिखित में से किन पर राज्य का एकाधिकार था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर। इन सभी पर राज्यों का एकाधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय राजा जिसने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अशोक जो है प्रथम भारतीय राजा था जिसने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके लिए
देवानाम प्रिय प्रियदसी यानी कि देवताओं का प्रिय का शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका आंसर है ऑप्शन बी अशोक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख सामान्यतः कहाँ स्थापित किए गए थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी प्राचीन राजमार्गों के किनारे स्थापित किए गए थे, जहाँ आवागमन अधिक था, ताकि जो है जनता की नज़र जो है प्रजा की नज़र उस पर पड़ सके, और क्योंकि इसलिए अशोक जो है उसके माध्यम से उसको संबोधित करना चाहता था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धम्म घोष का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सांस्कृतिक विजय इसका अर्थ है, और धम्म का अर्थ होता है नैतिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद देवों के प्रियदर्शी राजा ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। युद्ध में 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए और 1,00,000 लोग मारे गए और उससे कई गुना नष्ट हुए, बहुत सारे लोग पलायन कर गए। उपरोक्त कथन किस शिलालेख में उत्कीर्ण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13वें शिलालेख में उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कितने कथन सुमेलित हैं? यहाँ शिलालेख दिया गया है और उसमें कथन क्या है ये बताना है, दिया गया है और बताना है कि कितना कथन जो है वो सुमेलित है। तो देखते हैं। पहला कथन है, पहला शिलालेख है सभी मनुष्य मेरी संतान है, बिल्कुल सही बात है, पहला शिलालेख में लिखा गया है। चौथे में लिखा गया है कि भेड़ी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा है, बिल्कुल ये भी सही है। और 8वां है तीर्थ यात्राओं का उल्लेख, बिल्कुल सही है। 11वें में धम्म की व्याख्या की गई है, बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें चारों कथन जो है यानी कि सभी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार देख लेते हैं कौन से शिलालेख में क्या उत्कीर्ण किया गया है, क्या लिखा गया है। पहले में जो है सभी मनुष्य मेरी संतान है, ये तो है ही, साथ साथ में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था का उल्लेख है। और तीसरे में है अधिकारियों के राज्य के दौरे पर जाने का आदेश दिया गया है और कुछ धार्मिक नियम का भी उसमें उल्लेख है। ठीक है। चौथा में भेड़ी घोष की जब धम्म घोष है। 5वां में है कुछ धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी है। 6वें में आत्मनियंत्रण की शिक्षा है। 7वें और 8वें में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वें में सभी भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें में है राजा एवं उच्चाधिकारी हमेशा प्रजा के बारे में सोचे। 11वां धम्म की व्याख्या है। और 12वां है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है और सही प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है उसमें। 13वां में हम लोग पीछे देखा है कलिंग युद्ध का वर्णन है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात है। और 14वें में है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, तो इसका हम लोग कर चुके हैं कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग युद्ध की हत्या मृत्यु पलायन ने अशोक को झकझोर दिया और वह नितांत शांतिवादी बन गया। इसके बाद शासन प्रशासन में कई बदलाव किए जैसे, और जो बदलाव किए गए उनमें से कितने कथन जो है सही है वो बताना है। उसने कलिंग को मुक्त या आजाद कर दिया? नहीं, मुक्त नहीं किया था। उसने अपनी सेना को आकार काफी छोटा कर लिया? नहीं, सेना की स्थिति भी वही बनी रही। ठीक है। कलिंग को अपने कब्जे में ही रखा था और साम्राज्य मिला लिया था। उसने हर हाल में शांति के लिए शांति की नीति ग्रहण की, बिल्कुल सही बात है। वह उसने धम्म का प्रचार कराया, ये भी सही है। देखिए शांति के लिए शांति की नीति नहीं ग्रहण की थी, क्योंकि अगर आप कोई जो है उदंडता करता, अपराध करता, तो उसके लिए सजा का प्रावधान था। ठीक है, इस तरह की और बातें थी। तो इसमें से आपको बताना है कितने कथन सत्य हैं, यानी कि तीसरा और चौथा यानी कि 2 कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने पुरस्कार एवं दंड देने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की? इसका आंसर है ऑप्शन ए राजू की है, न्याय कार्य करता था। तीर्थ जो था वो शीर्ष अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय परिवर्तन के बाद अशोक ने क्या क्या किया और उसमें से बताना है, सही कथन को चुनना है। सभी को बौद्ध धर्म अपनाने का आदेश दिया, ये गलत है। आदेश नहीं दिया था, हाँ उसने प्रचार जरूर किया था, आदेश नहीं दिया था। वो संप्रदायवादी नहीं था। उसने हर संप्रदाय के लिए दान दिए, भले ही वो बौद्ध धर्म को मानता न हो या उसका विरोधी ही क्यों न हो। हालांकि वह कर्मकांडों का, विशेषतः स्त्रियों के में प्रचलित अनुष्ठानों और रस्मों का विरोधी था और भड़क वाले सामाजिक समारोह पर रोक लगा दिया था। दूसरा, उसने काफी धर्म प्रचार किया और देश विदेश में अपने दूत भेजे, बिल्कुल सही है, यह महान धर्म प्रचारक हुआ।
उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जापान की यात्रा पर भेजा। गलत है, यह श्रीलंका की यात्रा पर भेजा था। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। उसने सहनशील धार्मिक नीति चलाई, बिल्कुल सही है। जियो और जियो ने 2 का पाठ पढ़ाया। तो इसमें बताना है कितना कथन सही था, तो दूसरा और चौथा यानी कि 2 कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन के बारे में क्या सही नहीं है, यानी कि गलत वाला चुनना है। ठीक है, यहाँ 4 कथन दिए गए हैं और चुनना है इसमें से। अधिकारियों के वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, गलत है। अधिकतर अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था। उच्चाधिकारी को 48,000 पन दिए जाते थे। ठीक है, 1000 पन। और जो छोटे अधिकारी होते थे, निचले दर्जे के अधिकारी, उनको 60 पन मात्र दिया जाता और किसी किसी को 10 से 20 ही दिया जाता था। ठीक है, तो पहला गलत है, भूमि दान नहीं दी जाती थी, वेतन दिया जाता था। राज्य में विशाल अधिकारी वर्ग था, बिल्कुल सही है। विदेशी शत्रुओं की गतिविधियों एवं संदिग्ध अधिकारियों पर नजर रखने के लिए जासूस रखे जाते थे, बिल्कुल गुप्तचर रखे जाते थे, सही है यह। वेतन के मामले में कर्मचारियों के बीच भारी विषमता थी, बिल्कुल ये भी सही है। अभी हम लोगों को देखा ना कि बड़े अधिकारियों को 48,000 तक पन मिलता था और छोटे को 60 पन मात्र मिलता था, तो काफ़ी विषमता थी। तो इसमें से गलत वाला चुनना था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य अर्थव्यवस्था के संबंध में सही को चुनना है। इसमें देखिए सही वाला चुनना है और 4 कथन यहाँ भी दिए गए हैं। विभिन्न विभागों के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, बिल्कुल सही बात है। दासों को व्यापारिक कार्य में लगाया गया था, व्यापारिक कार्य में नहीं, मुख्यतः कृषि कार्य में लगाया गया था, दूसरा गलत हो जाएगा। सी है, विभिन्न स्थानों से व्यापार हेतु व्यापारिक मार्ग बने थे किंतु जलमार्ग से व्यापार नहीं होता था, बिल्कुल गलत है। इसका राजधानी पाटलिपुत्र नदियों के संगम के पास बसा हुआ है, तो काफ़ी जो है नदियों के माध्यम से व्यापार होता था, तो सी गलत है। प्रजा स्वेच्छा से राजा को कर देता था, गलत है। कर तो देता था लेकिन स्वेच्छा से नहीं देता था, कर तय किया जाता था बड़े अधिकारियों के द्वारा, जो 1/4 से लेकर 6वें भाग तक होता था। तो डी भी गलत है, इसमें सही वाला चुनना था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यही थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।